नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला चल रही है और भारतीय संविधान की सीरीज में लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज प्रणाली परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, उसका प्रॉपर नोट तैयार किया होगा। यदि आप किसी कारणवश उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से यहां से आपके प्रश्न आपके बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूं। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जो मेरा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी जितने भी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 365 तक, इनके बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, हमेशा वनडे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका मैं एक निष्कर्ष मैं आपको दूंगा, है ना, कंक्लूजन मैं आपको दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो होगा छोटा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत इन दो पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने भारतीय राष्ट्रपति और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का प्रॉपर अध्ययन किया है, मैंने उसका वीडियो आपको दिया है, उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, उसको भी जरूर आप देखिएगा। क्योंकि वो अगर वीडियो देख लेते हैं तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इन अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। तो एक बार आप वहाँ देख लीजिए, उसको अगर आप प्रॉपर देखें तो आज क्लास में दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। तो मेरा सजेशन यही है, पहले आप भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी जो वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिया है, आई बटन इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इसको लीजिएगा, इसको देखिएगा और उसके बाद यह वीडियो देखिए, आपको डबल फायदा आपको होगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज के वीडियो का। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 52 भाग 5, है ना, 52 से लेकर 151 तक भाग 5 आपका है, और इसमें संघ की कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक राष्ट्रपति की जो स्टार्टिंग होती है अनुच्छेद 52 से होती है। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की बात करिएगा, पहले राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद को देखते हैं, है ना। राष्ट्रपति संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं पहले इनको देखा जाएगा। पहला आपका होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 की बात करिएगा तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वहीं इसी के बाद जस्ट आपका अनुच्छेद 53 आता है। अनुच्छेद 53, और इसमें यह कहा गया है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का हेड जो होगा, जो प्रधान होगा, वह भारत का राष्ट्रपति होगा, और वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दोनों मंत्र समझिएगा। 52 में कहा गया है, 52 भारत के राष्ट्रपति पद का परिचय देता है कि भारतीय संघ के लिए, भारतीय संविधान के लिए जो है भारत का एक राष्ट्रपति पद का होगा, एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 कहता है, और वहीं अनुच्छेद 53 ये कहता है कि यही राष्ट्रपति जो है भारत में समस्त कार्यपालिका शक्तियों का जो है स्वामी होगा, और वह इनका प्रयोग जो है वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, है ना। तो ये दो अनुच्छेद आपके क्लियर हो गए। अनुच्छेद 52 मतलब पद परिचय, और 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका का स्वामी, है ना। इसके बाद 53 के बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, 52 में आपका पद का परिचय यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका शक्तियों का हेड होगा, प्रधान होगा, है ना। हालांकि ये सब चीजें संवैधानिक बातें हैं, व्यवहार में चीजें जस्ट इसके अपोजिट होती हैं। भारत में चूंकि संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, और यही कारण है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से भारत का राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के हाथों में निहित होती है ना।
संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। इसका प्रश्न का उत्तर जो है अपेक्षित होगा। अनुच्छेद 54 जो है ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 55, इससे पहले 54 से पहले 55 समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन रीति क्या होगी, निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के द्वारा होगा, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, निर्वाचन रीति, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा और एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के आधार पर होगा। और अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 54, इसको मैं यहाँ पे क्या करूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ना। राष्ट्रपति 52 क्लियर, 53 क्लियर, 55 क्लियर। 55 में निर्वाचन रीति और अनुच्छेद 54 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और इसके जो मेंबर होंगे उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जब चयन होता है, निर्वाचन होता है, या मुख्यमंत्री का होता है, ये प्रत्यक्ष मतदान होता है, हम और आप इसमें भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हो गया, है ना, उपराष्ट्रपति हो गया, ये ऐसे पद हैं जिनका निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। इनके निर्वाचन में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती है। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह इस निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना। ये आपकी निर्वाचन पद्धति है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 54 में और अनुच्छेद 54 का यह जो निर्वाचक मंडल है कहां से लिया गया है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा आता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया जाता है वह आयरलैंड के संविधान से, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इस निर्वाचक मंडल में मेंबर कैसे कैसे होंगे तो उसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा आता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 4 तरह के मेंबर होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, पहली चीज, मतलब लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यसभा के होंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात होगी, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य आपके नहीं होंगे। आपको मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन किया जाता है और साथ ही साथ राज्यसभा में 12 विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। तो 12 + 14 ये जो सदस्य आपके हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। वह सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित होकर आए हैं यानी प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसमें जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चूंकि विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, चूंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, इसलिए जो है विधान परिषद के मेंबर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 3 तो ये हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, है ना। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। यह निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है तो आप बता दीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से। और इसमें 4 तरह के मेंबर होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य विधानसभाओं के मेंबर भी इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचित ही होंगे, मनोनीत नहीं होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अमेंडमेंट याद रखिएगा, 70वां संशोधन, 70वें संशोधन के द्वारा जो है यह कार्य आपका किया जाता है। जोड़ा गया था दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को, है ना। इतनी चीजें आपकी हो गई अनुच्छेद 54 तक। अब आगे इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं ना। ओके देखिए, अनुच्छेद 55 आपका क्लियर हो गया है। 53 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया और 55 हो गया। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अमेरिका की बात करिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बाउंडेशन है, कोई भी व्यक्ति वहां पे 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा कहा गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए हर राष्ट्रपति क्या होगा, पात्र होगा। कुछ शर्तें दी गई हैं अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है, अर्हताएं, राष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हता है, अर्हता करिएगा या योग्यता कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता और अर्हता का जो उल्लेख है वह किसमें है तो अनुच्छेद 58 में है। और इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भारतीय नागरिक हो। दूसरी चीज, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और तीसरी चीज, लोकसभा का जो है मेंबर बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो ये आपके अर्हता निर्धारित की गई है अनुच्छेद 58 के अनुसार। और पागल या दिवालिया तथा किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के अधीन लाभ के पद पे कार्यरत उनको नहीं होना चाहिए, ये योग्यता है अनुच्छेद 58 में। 60 की अगर बात करिएगा, अनुच्छेद 60 क्या कहता है, शपथ पत्र, शपथ का प्रारूप, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ एक निश्चित प्रारूप में होती है, उस प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है ना। अनुच्छेद 61 सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अनुच्छेद 61 की अगर बात करिएगा तो अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। महाभियोग यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने के पहले हटाया जाए। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। और कहां से लिया गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। महाभियोग का विस्तृत विवरण है, किस तरह से महाभियोग लगाया जाता है, किस सदन में पहली बार इसका प्रस्ताव दिया जाएगा, कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति देना आवश्यक होता है, ये प्रॉपर मैंने चर्चा की है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सब चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी आपके, है ना। अनुच्छेद 72 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्षमादान, है ना। क्षमादान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है, किसी भी केस में कोई भी व्यक्ति कितना भी दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, उसके पास एक विकल्प होता है। विकल्प ये होता है कि वह अपनी, मान लीजिए ऐसा कोई अपराधी है जिसे कि मृत्युदंड दे दिया गया हो, उसके पास ये विकल्प है कि वह अपने मृत्युदंड को माफ करने के लिए, क्षमादान के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है। और राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है। और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उसको क्षमादान भी दे सकता है, मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 72 पूछा जाता है, ध्यान दिया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान प्राप्त है। आपस में 4 अनुच्छेद